जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूती से लोहा लेने वाले सत्ता पक्ष के साथ जो पार्टी है प्रदेश में, उसके अगुवा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आप? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। कोविड से, कोरोना से सब कुछ सुरक्षित है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो हालात जनता ने देखे और जो तस्वीरें आई, शायद सरकार को और काम करना चाहिए था तो बहुत लोगों की जान बच जाती है। लोगों को अनाज छोड़ दिया गया था जिस समय कोविड था। उम्मीद है कि कोविड की अगली लहर ना आए। उसी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि हम सब मास्क वास्क पहने रहें। बातचीत की शुरुआत करता हूं क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल रखते हैं, आप प्रदेश के चुनावों की तरफ भी अपनी पार्टी को लेके जा रहे हैं, आपकी अगुवाई में पार्टी को चुनाव लड़ना है। बहुत से दल हैं जो आपके साथ गठबंधन भी करना चाह रहे हैं। तरह तरह के फिलर्स आज दिन भर में इसी मंच पर हमको मिले हैं। बहुत से सवाल हैं। शुरुआत राष्ट्रीय राजनीति से कर रहा हूं आपकी इजाजत के साथ। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चर्चा तालिबान की हो रही है। मैं आपके से स्टैंड जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का। क्या आपका जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है, जिस तरीके से तालिबान वहां आकर बैठ गया है, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है? हालांकि ब्रीफिंग होनी है अभी। देश की सरकार को यह बताना है कि भारत सरकार आखिरकार क्या रोल प्ले करेगा। जब तक भारत सरकार ऑल पार्टी के लीडर्स को जानकारी न दे दे, उससे पहले टिप्पणी करना कोई ठीक बात नहीं है। वहां की जो जनता है, जो आम जनता है, खासकर महिलाएं, बच्चे, वो सुरक्षित रहें, ये सब की कोशिश होनी चाहिए। कल सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी थे उसके अंदर, फ्लोर लीडर्स को बुलाया था पार्लियामेंट में। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी 1 to 1 खुद? नहीं, वो ऑल पार्टी जो मीटिंग थी वो हमारी सभी एमपीज की थी। जो हमारी पार्टी के लीडर हैं वो भी थे मौजूद। जो सुझाव देने होंगे भारत सरकार को सुझाव देंगे। ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जहां पर मैं चर्चा करूं भारत की रोल क्या हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विदेश नीति पर कम से कम हम सबको एक साथ एक राय रखनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव मामला है। एक आखिरी इशू छू रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन रहा, जिसके लोग लश्कर और जैश के साथ जुड़े रहे, जो कश्मीर में हाहाकार मचाते हैं, पार्लियामेंट पे हमला करते हैं, क्या उस संगठन के साथ, तालिबान के साथ, अगर वो सत्ता में बैठ रहा है आके, क्या भारत की सरकार को उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए या नहीं? भारत सरकार के अमेरिका से संबंध बहुत अच्छे हैं और अमेरिका बरसों वहां रहा है, तो कम से कम अमेरिका को पूरी जानकारी होगी और भारत सरकार को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे जानकारी एक दूसरे देश को दे सकें, उस प्लेटफॉर्म पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के बाद आप तय करेंगे। पर चर्चा का भी एक मौका था, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था अखिलेश जी, आप लोगों ने चलने नहीं दिया। आप जितना अंदर नहीं थे उतना बाहर हंगामा कर रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, और उत्तर प्रदेश में देखिए आप, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते, आज सरकार सबसे ज्यादा विधायकों के साथ है। क्या वजह थी कि सरकार को जासूसी करनी पड़ रही है? क्या वजह है कि सरकार जासूसी में शामिल है? अधिकारियों की जासूसी हो जाए, बड़े राजनेताओं की जासूसी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, जो खबरें आ रही हैं, जो अखबारों में छप रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों की जासूसी हो गई उनकी अपनी सरकार में। इससे खराब बात और क्या हो सकती है? आप चाहेंगे इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है अभी भी। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से राष्ट्र हित में और राष्ट्र को लेकर के बहुत चिंता करती है सरकार, ये भी सच्चाई जनता के सामने आए कि आखिरकार कौन लोग इसके पीछे थे जासूसी करने के। आगे बढ़ते हैं। मैं आप ही के प्रदेश में हूं, आपके शहर में हूं। हम तो नोएडा से आए हैं, हालांकि हम आपके राज्य के वासी हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं अखिलेश जी आपसे, इस चुनावों में आखिरकार आपका एजेंडा क्या है? आप लगातार, मैं आपके तमाम इंटरव्यूज देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, आप तमाम चैनल्स पे आ रहे हैं, आप योगी सरकार की खामियां गिना रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा। आपका सकारात्मक प्लान क्या है? सवाल यह है कि जिन संकल्पों को लेकर के या जिस संकल्प पत्र को लेकर के जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर, आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। जनता को बताना चाहिए कितने वादे पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने
सब वादे भूल गए वो वादे, और मैं उनको वादे याद दिलाना चाहता हूं। मैं एक लंबी सूची तो नहीं लाया हूं, लेकिन कुछ वादे जो उन्होंने किए थे वो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 तक हम 70 लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश के अंदर 6 आईटी पार्क बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दाखिला लेने वाले, एडमिशन लेने वाले जो बच्चे होंगे उनको लैपटॉप मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया कि विश्वविद्यालय और विद्यालयों में वाईफाई हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हर गरीब व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो जाएगा, ये वादा किया। 25 नए मेडिकल कॉलेज बन जाएं, उसका वादा किया। 6 नए एम्स बन जाएं, उसका वादा किया। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का वादा किया। सरकार ने यह भी वादा किया कि गन्ने का समय पर भुगतान होगा और विद इंटरेस्ट होगा अगर देरी करेंगे चीनी मिल। पिछले 2 साल से और अभी भी कई हजार करोड़, 14,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। वादा यह भी किया कि 2022 आते आते किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, किस फसल की आय दोगुनी हो गई? गन्ने का बकाया है कि नहीं है? और आज महंगाई के दौर में किसान की आय क्या है? आय बता दें, और कब तक उनकी आय दोगुनी हो जाए ये बता दें। गन्ने का फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। गन्ने का मूल्य तो अभी बढ़ाया, परसों ही 5 रुपए बढ़ाया। और महंगाई डीजल पेट्रोल की कितनी हो गई? सबसे ज्यादा नहीं है। खाद की कितनी हो गई? सिलेंडर की कितनी हो गई? आखिरकार महंगाई कितनी कर दी? महंगाई थोप दी किसानों पर और किसान को बर्बाद कर दिया। अगर सच्चाई आप देखें, कोविड के समय पर अगर किसान मेहनत न करता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाती। इस महंगाई ने और उस वैश्विक महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो किसानों का और गरीबों का किया है। मैं जानना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य किस फसल का दे दिया? जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसानों का कितना भला हो जाएगा? क्या उद्योगपतियों का नहीं भला होने जा रहा उनसे? नई मंडियां बनाने का वादा किया। तो अगर चलिए, मैं उनसे जानना चाहता हूं कौन सी नई मंडी बनाई है अपने 4.5 साल के कार्यकाल में? मैं किसान से शुरू करता हूं। आपने किसान का मामला किया, बहुत सारी चीजें आप बोलते रहिएगा, वक्त है अभी। किसानों के मामले को लेकर ये बताइए कि अगर उद्योगपतियों का फायदा किया है सरकार ने और किसान उनसे नाराज हैं, तो आपके लिए तो चुनाव बड़ा आसान है, क्यों परेशान है फिर आप? सवाल आपको निकलना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही जीत जाएंगे आप। सवाल चुनाव का नहीं है। सवाल यह है कि किसानों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी, उनका भविष्य खतरे में है कि नहीं खतरे में। उनका तो कहना है किसानों के लिए किया, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हाँ? इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इसमें लाभ किसानों को कैसे मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझा दे। आखिरकार मंडी कर बंद हो जाएंगी, स्टोरेज किसके हाथ में चला जाएगा? अगर मान लीजिए अनाज स्टोरेज हो गया तो मनमानी होगी कि नहीं होगी? ये आजादी किसको दी गई है? ये उद्योगपतियों को आजादी दी गई है। आपको मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, आपने मंडियों को बंद करने का फैसला क्यों लिया? बिल लेके तो यूपीए भी आई थी, इसी तरह के बिल लेके तो 2013 में यूपीए आई थी, कांग्रेस। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस लेके आई, सवाल ये है कि अगर कोई कानून किसानों के खिलाफ है तो इस देश के किसान खिलाफत करेंगे और समाजवादी पार्टी किसानों का साथ देगी। पूरे देश के किसान कहां खिलाफत कर रहे हैं? पूरे सिर्फ यूपी के लगे हुए हैं, क्योंकि यहां चुनाव है, इसीलिए टिकैत साहब दिखते हैं हर जगह। यूपी के नहीं है, अधिकतर यूपी पंजाब, यूपी के नहीं है, पूरे देश के किसान वहां पर आए हैं। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बंगाल में चिंतित कुछ नहीं हैं। हुआ अखिलेश जी, बंगाल में कुछ नहीं हुआ, चुनाव खत्म हुआ अभी। नहीं, बंगाल में कुछ नहीं हुआ। बंगाल में वहां बंगाल में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे जाना चाहती थी, जिस पर चुनाव करना चाहती थी, जनता ने नकार दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी जी पर भरोसा किया। वहां तो खेला हो गया, यहां क्या होगा? यहां से बाबा जी जाने वाले हैं। बाबा जी मतलब? मुख्यमंत्री जी। आप उनको बाबा जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बाबा जी हैं। बाबा जी कैसे हैं? मतलब वो बाबा जी तो हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और मैं आज से नहीं, जब वो लोकसभा के सांसद थे तब भी मैं उनको बाबा जी कहता था। अच्छा मैं बाबा जी पे बाद में आऊंगा, लेकिन इस बारे में जानना जरूर चाहूंगा, टिकैत साहब के साथ क्या समझौता है आपका, है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन वो चला रहे हैं और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी है।
तो वो आपके उनके साथ समझौता है कि नहीं? हमारा समझौता नहीं है उनकी राजनीतिक पार्टी से, लेकिन किसानों का आंदोलन वो चला रहे हैं, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी है। आपका समझौता राष्ट्रीय लोकदल के साथ है? समाजवादी पार्टी का आरएलडी से है समझौता। तो उस इलाके में तो टिकैत साहब भी प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उनको अपने साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं, अच्छी बात बीजेपी है, को हराने के लिए अच्छी बात है कि वो किसानों के सवाल पे लड़ रहे हैं और उनका समर्थन सभी दल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो आपको लगता है वो आपको मदद कर रहे हैं? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएगा। पर मदद किन किन से और लेंगे आप? आपने एक नाम तो ले लिया, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी छोटे दलों को साथ लाने का काम करें। छोटे दल मतलब नाम बताइए ना। बहुत से छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के। एक तो महान हो गया, महान दल। महान दल है, उनसे समझौता समाजवादी पार्टी का है। हाँ। संजय चौहान जी हैं, उनको लोकसभा चंदौली से लड़ाया था। हाँ। चौहानों की बड़ी पार्टी है, उनके साथ समझौता है समाजवादी पार्टी का। हाँ। आरएलडी के साथ समझौता है समाजवादी पार्टी का है। 3 और जो लोग आना चाहेंगे, कोशिश होगी छोटे दलों को साथ ले लें। तो एक और पार्टी है आपके प्रदेश, आपके इलाके की, आपके चाचा की पार्टी, अभी आए थे यहाँ। मैंने इस बात पर कई बार अपना जवाब दिया है। उनके लिए, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो कह रहे थे अभी यहाँ पर पंकज जी के साथ सवाल जवाब में। पंकज कहाँ हैं? अगर पंकज बता सके तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री को फोन करता हूँ, वो फोन पे आ जाते हैं, उनसे बात हो जाती है। भतीजे को फोन कर रहा हूँ, बात ही नहीं हो रही है। मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, समय मांगा है। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा अनुभव ये कहता है कि एक बार इसी तरह में डॉक्टर संजय निषाद से मिल लिया था। सुबह मिला, शाम को बीजेपी में चले गए वो। आप अपनों की चाचा पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। एक लोकसभा के चुनाव से पहले सुबह मैं एक दल के नेता से मिला और शाम को वही दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसलिए मिलना मिलाना की बात अलग है, समझौता हमारा है। आने वाले समय में समझौता करेंगे। अखिलेश जी, माफी के साथ, आपका पारिवारिक मामला भी है, हम लोग कोई नहीं होते हैं, पर राजनीतिक, आपने छोटे दलों की बात की। बेहद भावुक थे शिवपाल जी, जहां बैठे उसी कुर्सी पर वो बैठे थे। अभी आधे पौन घंटे पहले की बात है। वो आंखों में बस आंसू नहीं थे, वो विलय करने को तैयार है। सवाल कि मैं पार्टी का विलय करने को तैयार हूं, थोड़ा सा सम्मान चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। विलय का समय नहीं है, अभी गठबंधन की राजनीति चल रही है। चुनाव के पास आते आते अभी तो 4-5 महीने हैं, अभी बहुत समय है चुनाव को। और एक बार अगर हम देखें तो चुनाव के लिए समय भी नहीं है। आप उनके प्रस्ताव को आप नकार रहे हैं, बेचारे और मायूस हो जाएंगे। मैं कोई प्रस्ताव नहीं निकाल रहा हूं। उनके दल का, उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। आगे बढ़ता हूं। बिखरा हुआ विपक्ष वर्सेस एकजुट सत्ता पक्ष, जिसमें अपना दल भी अब दिखाई दे रहा है, संजय निषाद भी उसी तरफ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आपके लिए फायदेमंद प्रपोजिशन है क्या? जब विपक्ष बिखरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के लिए ये फायदेमंद चीज है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इस बार जनता हटाएगी इनको और जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो। पश्चिम बंगाल में सब पार्टियां अलग अलग लड़ी मोटे तौर पे, पर एक तरफा जीत हुई ममता बनर्जी की। आप वैसा ही मंसूबा रखे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग के लोग खड़े हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि जितने वादे इन्होंने किए सब वादे ये भूल गए। कभी इतनी नौजवान लाठी नहीं खाया होगा जिस नौजवान को वादा किया सरकार ने, और वही नौजवान अपमानित हो रहा है लखनऊ में आकर के। कल की ही घटना देखिए, जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जिन्हें हक मिलना चाहिए, जिनका अधिकार छीना जा रहा है, अगर वो अधिकार मांगने आएंगे तो वो लाठी खाएंगे उत्तर प्रदेश में। यहां पर आप कानून व्यवस्था की बात करी सरकार, आप देखिए गोरखपुर में क्या है कानून व्यवस्था, क्या हालत है कानून व्यवस्था की। मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे हैं कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। और जो आंकड़े कहते हैं, चाहे भारत सरकार के जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, उसमें सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। यहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। लूट यहां हो रही है, डकैती यहां हो रही है, अपमानित यहां हो रहे हैं। अभी हम आपके इंटरव्यू में आ रहे हैं, उससे पहले मैंने देखा टीवी पे तस्वीरें, एक रिटायर्ड आईपीएस
किस तरीके से अपमानित हो रहा है, उसे उठा करके पुलिस ले गई। और यही नहीं, गोरखपुर जब जिन मुख्यमंत्री जी पर न संभल रहा हो, वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे? अब अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं, भूल जाइए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। आप अमिताभ ठाकुर की बात कर रहे हैं ना, क्या है आईपीएस में अमिताभ ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ ठाकुर की बात कर रहा हूं मैं। क्या पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी? आप गोरखपुर में देखिए, बेटी अपने पिता को देख रही पिटते हुए, वीडियो बना ली थी कि कल को मैं पुलिस से मदद मांगूंगी, उस बेटी पे गोली मार दी, वो आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये कहां हो रहा है? गोरखपुर में हो रहा है। आप देखिए क्या घटनाएं गोरखपुर की हैं। लगातार अपराध बढ़ा है। पिपराइच में युवक के सर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या, यह गोरखपुर है। अपराध बेकाबू, पिछले 10 दिन में रोजाना बड़ी वारदात में सनसनी। ये कल का परसों का अखबार दे रहा हूं मैं आपको। और जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में जाते हैं, कोई ना कोई घटना, अपराध या हत्या वहां हो जाती है गोरखपुर में। आप क्या कह रहे हैं? क्या दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री? आप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जाते हैं तो ये क्या, ये तो सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं। बता रहा हूं कि क्या जब गोरखपुर नहीं संभल रहा, और जिनका अपना होम टाउन है, जहां के मुख्यमंत्री खुद हैं, वहां लोगों को गलियों में, घर में पहुंचने के लिए नाव पे जाना पड़ रहा। जो अपने यहां पानी ना निकाल पाए, अपराध को ना रोक पाए, वो उत्तर प्रदेश का क्या भला करेंगे? कोई जवाब है उनके पास कि गोरखपुर में क्या घटना हो रही? ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कैसे लूटा गया? जिला पंचायत का चुनाव कैसे लूटा गया? क्या महिलाओं की साड़ियां नहीं छीन ली गई? क्या महिलाओं के कपड़े नहीं फाड़ दिए गए? अखिलेश जी, ये उत्तर प्रदेश में हुआ तब जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं हम योगी हैं। अगर योगी हैं तो क्या उनके प्रदेश में ऐसी तस्वीर आनी चाहिए कि महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे? हमने तो देखा यहां पे इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने मारा अपराधी को। हमने देखा लोगों की प्रॉपर्टीज जब्त हो रही हैं, अपनी प्रॉपर्टीज तोड़ी जा रही हैं। आजम खान जैसे नेता पर वो कहते हैं कि ये अपराध किया था, वो जेल में है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस बेटी की गोली मार दी गई, मर गई बेटी, क्या उस अपराधी का एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ मुझे। क्या वो अपराधी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और कितने दिनों पुलिस ने खुली छूट दी? आप जानकारी करिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है अपराधी, तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं या जिन अपराधियों को गोली मारी जा रही है, वो बीजेपी के नहीं है, इसलिए मारी जा रही है, इसलिए मुझे तो नहीं पता कि किस लिए गोली मारी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अपराधी का कोई जात धर्म होता नहीं, अपराधी तो अपराधी है। यही तो मैं जानना चाहता हूं। हाँ, मुख्यमंत्री जी ये बताएं ना कि जाति धर्म नहीं है अपराधी का, तो जिस बेटी को गोली मारी है, क्या उसका एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? और फिर बुलडोजर क्या दिखाते हैं आप? न जाने कितने लोगों के घर कैसे कैसे बने हुए हैं। मैं तो चाहता हूं, अब तो महीने कितने बचे हैं? 6 महीने बचे, 4 महीने, 5 महीने जो बचे हैं, उन्हें सभी डेवलपमेंट अथॉरिटियों से सूची मंगवानी चाहिए जिन्होंने नक्शे के हिसाब से घर नहीं बनाए हैं। जिनको नोटिस दिए हुए हैं तो नोटिस दिए, सरकार तुमको सूची दिखाए सबके। आखिर सरकार सूची क्यों नहीं दिखा रही आपको? बहुत इनकाउंटर किए, बहुत कानून व्यवस्था किए। मैं जानना चाहता हूं आज यूपी के टॉप 10, टॉप 100 उनकी सूची क्यों नहीं जारी कर रही सरकार? आप आरटीआई में निकलवा लीजिए ना। मैं जानना चाहता हूं, बता दीजिए सरकार को कि ये लोग सवाल ये नहीं है आरटीआई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं वही जानना चाहता हूं कि सरकार टॉप 10 की सूची कब जारी करेगी? और फिर क्या उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए, मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए। पर ये तो इल्जाम आप पर भी है ना। एनाज आप आंकड़े देखिए, देश के आंकड़े देखिए। जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी डायल 100, उसको डायल 112 कर दिया। केवल रंग बदलना, काम बदलना या नाम बदलना। पर अखिलेश जी 2013 से लेकर 17 तक आप रहे मुख्यमंत्री, 12 से 17 तक मुजफ्फरनगर हुआ, एक को भी आप सजा नहीं दिला पाए। यहीं इसी मंच पे आकर ओवैसी साहब बोलकर गए, आपने क्या किया? आप सबके सब लोग छूट रहे हैं। अगर आप तब सजा दिला देते आज ऐसा नहीं होता। सरकार किसकी है? आप 4 साल आप भी रहे हैं। सरकार के जो उस समय कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी वो कानूनी कार्रवाई की गई। क्या वो काफी था? क्योंकि आज की कानूनी कार्रवाई जो कर सकते थे समाजवादी सरकार में, वो कानूनी कार्रवाई की गई और जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। पर
आप अपने संतुष्ट हैं उससे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? मैं पूछूंगा ना सरकार से जानना चाहता हूं। आप तो जवाब आपके देंगे। माध्यम से सरकार बताए ना कि कम से कम ये जाने कि मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले लिए, क्या नहीं लिया उन्होंने? हाँ, मुकदमे वापस लिए, बिल्कुल लिए। तो सोचिए क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जिस जिले से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं, क्या हुआ? अपराध रुक गया? क्या हत्याएं, लूट, अपराध नहीं हो रहा? उसका जिम्मेदार कौन है? और जब मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, लौट के आते हैं, ज्यादा घटनाएं होती हैं वहां। अब मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा इल्जाम आप पे लग रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाया है इसी मंच पर आज सुबह कि आप बहुत मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को भूल जाते हैं, सिर्फ वाई वाई करते हैं, यादव यादव करते हैं। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि पिछड़ों को कैसे लड़ाएं, दलित और पिछड़ों में कैसे झगड़ा हो, मुस्लिम के खिलाफ नफरत कैसे हो, गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए, आपस में जो प्रेम है वो खत्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बताता हूं। कल की भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों पर हाथ रख दिया और सरकार के लोगों ने मिलकर के हाथ रखा, कहा कि आप महाराणा प्रताप की यहां पर प्रतिमा लगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के ही उन्हीं के लोगों ने एक पक्ष को कहा कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे। तो जब सरकार लगवा रही हो तो वो जो गरीब हैं, जिनकी भावना है, जो जुड़े हैं भगवान बुद्ध से, उन्होंने लगा दी मूर्ति। आप सोचिए वही मूर्ति हटवा दी गई। सरकार दोनों काम करती है, झगड़ा भी कराती है और कैसे नफरत फैले वो भी कराती है। क्या सरकार के पास जवाब है इस बात का? क्या रात में लगवाई भगवान बुद्ध की मूर्ति और रात में हटवा दी, दूसरा पक्ष खड़ा कर दिया कि महाराणा प्रताप की लगेगी यहां पर? ये कौन झगड़ा करा रहा है? अब ये कैसे कह सकते हैं सरकार करा रही है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत वहां सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं वहां पे। तो ये तो हम भी देख रहे हैं ना कि आप जब आते हैं तो किसी मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाते हैं। यही तो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बोल रहा है? हमारी कैबिनेट देख लो, हमारी पार्टी को देख लो, और हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करे। और इसीलिए मैंने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 400 सीटें कैसे जीत जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके यहां बहुमत ला सकती है, तो ईमानदारी से, सच्चाई से और अपने काम के बल पर और सभी वर्गों को जोड़ करके क्या 400 सीटें नहीं जीत सकते? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर आप वाकई में यादव और मुसलमानों को भेदभाव नहीं करते हैं और सबके लिए हितैषी हैं, तो आज अनाउंस कर दीजिए कि आपका डिप्टी सीएम, आसान सवाल पूछ रहा हूं, डिप्टी सीएम एक मुसलमान को बनाएंगे। अरे बस एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री बोल दीजिए। मैं तो आपके लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता हूं। नहीं, एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आप संशोधन लाइए, दिल्ली की सरकार से कई संशोधन लाएं आप। अभी कितने मुख्यमंत्री? एक मुख्यमंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री हैं, एक घूमने वाले, एक छिपे, एक दिल्ली से ऑर्डर, इस तरह कितने मुख्यमंत्री यहां पर हैं? और सोचिए, एक बनना चाहते थे, एक उप मुख्यमंत्री या कुछ बनना चाहते थे, वो दर दर भटकते रहे। कौन? एक कोई आए थे कहीं से अधिकारी, रिटायर्ड, बहुत अनुभवी थे, बहुत जानकार थे, शायद उससे उत्तर प्रदेश का भला होता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनने दिया उन्हें उप मुख्यमंत्री। हम तो कहते हैं भारत सरकार को संविधान में संशोधन लाना चाहिए, एक और संशोधन, और थोड़े मंत्रियों की संख्या बढ़ने का मौका मिलना चाहिए प्रदेश सरकारों को। और हम तो कह रहे 2-3, हम तो बड़े हर जाति का मुख्यमंत्री बना देंगे। बोलिए ना, क्या हमें दिक्कत है? बोलिए ना, कैमरे को हम तो कह रहे हैं ना, हम आपसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति लाए, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पैदा किए हैं, उत्तर प्रदेश में कभी रहे होंगे उप मुख्यमंत्री, लेकिन 2 बन गए यहां पर, तीसरे बन नहीं पाए, नहीं तो 3 उप मुख्यमंत्री हो जाते। किसी प्रदेश में और बड़ी संख्या में बन गए उप मुख्यमंत्री। अब तो मुख्यमंत्री बनाने का सिलसिला बढ़ गया है। तो बोल दीजिए ना कि हम भी बनाएंगे, नहीं, या कह दीजिए कि बेमानी नहीं बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं अगर मौका मिले, जनता सरकार बनाएगी, पहले तो विकास करेंगे, और अगर हमें ज्यादा भी बनाना पड़े तो वो भी बना देंगे। और दूसरी बात, मुसलमान को बनाएंगे कि नहीं? दूसरी बात, मुस्लिम को बनाएंगे कि नहीं? सवाल मुस्लिम का नहीं है, सवाल ये है कि अगर हमें मुख्यमंत्री ज्यादा बनाने पड़ेंगे, हम बनाएंगे। हाँ, हम पे भरोसा है ना लोगों का? क्या मुस्लिम समुदाय का भरोसा नहीं है हमें किसको बनाना है? हम बनाएंगे किसको बनाना है। सरकार बने तो सही। आप यही तो कह रहे हैं कि आप जनता चाहती है विकास,
यही तो कह के देखिए, गए, जनता चाहती, अपीजमेंट करते हैं आप। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है डेवलपमेंट, और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट से भागना चाहती है। वो तो यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर हम टीका लगा रहे हैं तो सबको लग रहा है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। अखिलेश यादव नहीं लगवा रहे हैं बस। अगर उन्होंने धोखा दिया है तो सबको धोखा दिया है, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। और इतना बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी, आप अगर देश में सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके वादे याद दिलाइए इनको। इन्होंने कहा कि हम नौकरी दे देंगे, कितनी नौकरी मिली? 70 लाख का वादा किया, 9 लाख खाली हैं अभी उत्तर प्रदेश में। पहली समिट हुई, उस समिट में बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग बुलाए गए, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री जी आए। क्या इन्वेस्टमेंट आया यूपी में? डिफेंस एक्सपो हुआ यहां पे, यही गोमती का किनारा, इसी पे हवाई जहाज उतर रहे थे, हेलीकॉप्टर, न जाने क्या करतब दिखा रहे थे। और क्या हुआ डिफेंस एक्सपो के बाद? मैं जानना चाहता हूं कि जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी, आखिरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम क्यों नहीं हो रहे? सड़कों के काम क्यों नहीं हो रहे? इस बात का जवाब दीजिए ना कि पिछले सड़कों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? बीते 2 साल तो कोविड में चले गए ना, पूरी दुनिया चीजें ठप पड़ी हैं। पूरी दुनिया में चीजें ठप पड़ी हैं, ये सच्चाई है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, कहीं पे। लेकिन दुनिया में जितनी मदद सरकारों ने की, क्या उतनी मदद ये सरकार कर पाई? दुनिया में जो मदद हुई है लोगों की, गरीबों की, किसानों की, क्या उस पैमाने पे मदद कर पाएंगे लोग? क्या जानें बचा ली इन्होंने? और क्या ऑक्सीजन नहीं दे पाई सरकार? लोगों को अनाज छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, बेड नहीं मिल पाए। और फिर कहते हैं गंगा में जब इतनी लाशें मिली तो कहती है बीजेपी के बिहार से लाशें आई हैं। कौन समझाएगा कि बिहार से कैसे लाशें वापस आ जाएंगी गंगा में? क्या गंगा में लाशें नहीं दिखाई दी? उसका जिम्मेदार कौन है? दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जब मुख्यमंत्री दौरों पे जाते हैं, सरकारी अस्पतालों का विजिट करते हैं, तो आप कहते हैं हमने बनवाए थे, हमारे अस्पताल में गए। तो आपने उस अस्पताल में ऑक्सीजन क्यों नहीं सप्लाई दे दी थी? उन अस्पतालों में क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत दे दिया था कि आज स्थिति नहीं होती? ये तो अच्छा किया अच्छा करते हैं तो कहते हैं हमारी वजह से अच्छा हो रहा है। ये तो अच्छा किया आपने पूछ लिया सवाल। आखिरकार ऑक्सीजन प्लांट क्यों बंद थे? जिम्मेदार कौन था? अगर उनको पता था कि कोविड की सेकेंड वेव आ रही है तो आखिरकार तैयारी क्या की थी? उनकी न जाने कितने बड़े अधिकारियों की टीम जो बैठी हुई थी, वो क्या राय दे रही थी? और जितने अस्पताल थे, जहां कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट भी थे, आखिर क्यों नहीं चल रहे थे ऑक्सीजन प्लांट? इसका जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन प्लांट जिन अस्पतालों में थे वो नहीं चल रहे थे, उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे? कंफ्यूजन क्रिएट किया कि टीका मत लगवाओ, ये टीका तो भाजपा का है, बीजेपी का टीका है। कुछ जिम्मेदारी अखिलेश जी आपकी है कि नहीं है इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने में? और उसके बाद न जाने कितनी बार मैं कह चुका हूं कि टीका अगर लगाना होगा मुझे तो मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा, ताकि सब लगवा लें और चेक कर लें आप सबको कि सब ठीक है कि नहीं। अब तब मैं लगाऊंगा। ये क्या बात हुई? मैं ये सरकार से कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ के पहले लगवाता हूं। मैं सरकार से कह रहा हूं कि जो उन्होंने बात की थी पहले दिन, क्या कि डोज जरूरी है, कितने? 2 डोज जरूरी हैं, और उन्होंने समय भी बताया था किस डोज में कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना समय होना चाहिए। आखिरकार उन्हें किसने रोका है? आज जिस समय दुनिया की सभी वैक्सीन कंपनियां भारत को वैक्सीन देना चाहती थी, उस समय भारत सरकार ने क्यों रोका उनको? अखिलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं। और फिर आज सरकार उनकी है, क्या वैक्सीन लग रही है? क्या सेकंड डोज देने में कितना समय चाहिए? आज 60 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग रही उतनी? लगे ज्यादा, सेकंड डोज भी लगे, आखिरकार समय क्यों बढ़ाना पड़ा? यूपी तो काफी तेजी से लग रही है, दावे किए जा रहे हैं, रोज 30 लाख के दावे किए जा रहे हैं। तो जिस दिन उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को, किसानों को लग जाएगी वैक्सीन, उसके बाद हम भी खड़े हो जाएंगे और हम भी लगवा लेंगे। अखिलेश जी देखिए, हॉल खचाखच भरा हुआ है, पब्लिक को पता थी कि आज आप आने वाले हैं, शाम को 7 बजे का वक्त है, इस नाम से इतने लोग आ गए। अगर आप पहले कह देते कि मैं पहला वैक्सीन मैं लगाऊंगा, तो इन सबका भरोसा जीतते कि नहीं जीतते आप? ये सब लोग आपके साथ आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, भले आपकी पार्टी की है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं आज भी कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है, जो वैक्सीन उपलब्ध हो जाए वो उपलब्ध करानी चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। आखिरकार कौन है जिम्मेदार के इसके लिए कि वैक्सीन अगर भारत सरकार के पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और मैं नहीं हूं,
उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को लगे, क्यों नहीं लग रहा है? और फिर उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोज आंकड़े आ रहे हैं, सरकार कह रही हम लगा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं। अखिलेश जी, आप आरोप लगाइए, आपका काम ही है विपक्ष में, आप सरकार पर सवाल खड़े करिए, पर जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा रोज अपडेट हो रहा है, उसमें यूपी में टीके लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं तेज क्यों नहीं लग रहे हैं? और लगे तेज, क्यों नहीं तेज लगा? आप लगवा लीजिए ना। क्यों तेज नहीं लगा? आप कहां रहेंगे कल सुबह? मैं भिजवा देता हूं, बताइए। सवाल हमारा नहीं है। आप कब लगवाएंगे? सवाल हमारा नहीं है। आप अगर भिजवाना ही चाहते हैं, सरकार भिजवाना चाहती है, गांव-गांव भिजवाए, इंतजाम करे लगाने के लिए। सरकार कर रही है, कैंप लगा रही है, कैंप लगाए, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? आप फ्री करिए जिसको लगाना है, जहां लगाना है। तो आंकड़ा कैसे तय होगा? थोड़ी जो दोबारा नंबर कैसे आएगा? ऐसे थोड़ी फ्री कर दीजिए। क्यों नहीं फ्री करना चाहिए? एक व्यक्ति को 2 बार नहीं रख सकता ना। कोई दूसरी बार नहीं लगाएगा व्यक्ति, कोई दूसरी बार लगाने नहीं आएगा। वो सब जानते हैं कि एक बार लगवाना है। पहली बार ही नहीं लगवा रहे हैं, उसी में कंफ्यूजन है अखिलेश जी। अगर आप फ्री कर देंगे तो एक आदमी 4 टीके थोड़ी लगवा लेगा। मैं तो ये कह रहा हूं सोसाइटी को एजुकेट करिए, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? दुनिया में जो काम हो रहा है, दुनिया से सीखिए आप। दुनिया में क्या नहीं हो रहा? क्या आप आइए, वैक्सीन लगवाइए, जाइए। आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कर पाए। किसान बेचारा ऑनलाइन कहां रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा? आप जाइए, गांव में कैंप लगाइए। किसने रोका? हम सहयोग करेंगे, समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करेगी। आप कैंप में किस गांव में जाना चाहते कैंप लेकर लगाने के लिए? आप पे संसाधन ही नहीं है, आप लगाना ही नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है कि कहां, किस गांव में, कब कैंप लगाना है, हम सहयोग करेंगे। आगे बढ़ता हूं, अगले इश्यू पे आता हूं। जातिगत जनगणना को लेकर देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये आंकड़े सरकार क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहती है? सरकार तो अभी यही कह रही है कि हम आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे। पिछली बार जब जनगणना हुई थी, उस समय देश के सभी नेता और बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये कांग्रेस से भी मांग की थी कि जातीय जनगणना हो और उसके आंकड़े जनता जाने। ये मांग फिर उठी है, जनगणना होने जा रही है। आखिरकार सरकार, भारत सरकार क्यों छिपाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी जो जातियों की लड़ाई कराती है, जातियों में भेदभाव पैदा करती है, आखिर क्यों नहीं जनगणना कराना चाहती है? जब देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर जनगणना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद सदस्य जनगणना चाहते हैं, वो अपने स्वार्थ में, क्योंकि वो लोकसभा के सांसद हैं, शायद वो खुल के न बोल पाए, लेकिन मैंने लॉबी में सुना है उन्होंने समर्थन किया इस बात का कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही जातीय जनगणना? जनगणना तो हो रही है, लेकिन शायद आंकड़े रिलीज नहीं होंगे जैसे 11 में हुआ। क्यों नहीं होते आंकड़े? क्यों नहीं जारी होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि कम से कम जातियों को पता लगे कि हमारी आबादी क्या है। और बहुत पुरानी मांग समाजवादियों की भी रही है और बहुत सारे दलों की रही है, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिले। तो क्यों नहीं भागीदारी मिले? 50% का उस पर रोक है। 50% के ऊपर कैसे? अगर भारत सरकार 50% के अलावा भी 10% दे सकती है, जो कि हालांकि अभी अभी हाईकोर्ट ने रोक दिया है, चेन्नई के हाईकोर्ट ने, तो बहुत सारी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा, कम से कम बढ़ाया जाए उसकी। पर जब लिमिट क्यों नहीं बढ़ाना चाहती सरकार? तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है अखिलेश जी। जब प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर अपने मंत्रियों का परिचय कराना चाहते हैं और बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री में परिचय कराना चाहता था, तो आप परिचय नहीं कराने देते हैं, और यहां आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना करो, आंकड़े रिलीज करो। मुझे ये बताइए, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? मुझे ये बताइए, किसी मंत्री के परिचय होने से उसके समाज का क्या लाभ हो जाएगा? किसी मंत्री का परिचय हो जाए, उससे उसके समाज का क्या लाभ होगा? उसके समाज का तब लाभ होगा जब उसकी आप भागीदारी बढ़ाएं। आप किन का परिचय कराना चाहते थे कि ये पिछड़े हमारे मंत्री हैं? आप परिचय उनको कराना चाहते हैं, ये हमारे दलित मंत्री हैं, यही तो परिचय कराना चाहते थे। आखिरकार जिन्हें मौका मिलता था पिछड़े और दलितों को जनरल से फाइट करने का मौका, मुकाबला करने का, आपने वो भी पाबंदी लगा दी। अब ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हैं? खतरा है कि नहीं आपके लिए? समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं को लेकर के जाएगी और इस प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। वो भी तो छोटी पार्टी है। आप छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कह चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उनको साथ आना चाहिए। वो तो कह रहे थे, आज इसी मन से बोल के गए, मैं तो करने को तैयार हूं, बोले तो सही। जो
उस दल के बारे में पूरा देश, पूरी जनता जानती है कि वही शब्द, वही लाइन कहते हैं जो बीजेपी को सूट करती है। ऐसे में मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, आप भी लड़ाएंगे, कांग्रेस भी लड़ाएगी, वो भी लड़ेंगे, मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं बटने का खतरा तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? नहीं, ये जनता से पूछ रहा हूं, आप सब एक हो जाइए ना। आपने बंगाल में देखा किस तरीके से उन्होंने पुनः जो आदरणीय ममता बनर्जी जी ने काम किए थे, उन्हीं कामों का समर्थन किया और हर वर्ग ने समर्थन किया, इसीलिए इतनी सीटें आई। एक अंतर है, वहां खेला हुए जब ममता दीदी कर रही थी तो वो सत्ता में थी, वो मुख्यमंत्री थी, आप विपक्ष में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, आप सत्ता में नहीं है। ये चैलेंज है आपके लिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आप सबको साथ लें, बाकी आपकी मर्जी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो हमारी विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी को जो हराना चाहे उनको साथ लेंगे। सब यही बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो काम किए हैं, काम के आधार पर आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं। सब यही बोल रहे हैं, मायावती जी यही बोल रही हैं, प्रियंका गांधी जी यही बोल रही हैं, ओवैसी भी यही बोल रहे हैं, फिर एक साथ क्यों नहीं है आप? मैं इसीलिए पूछा कि ये बिखराव आपको पसंद है क्या? मेरा और समाजवादी पार्टी का अनुभव बड़े दलों के साथ अच्छा नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के साथ तो है ना, आप संजय सिंह के साथ फोटो खिंचवाई आपने। अभी कोई फैसला बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस छोटा दल है, बड़ा दल है? वैसे तो बड़ा दल है, लेकिन यूपी में छोटा दल है। तो आपके फॉर्मूले में फिट बैठता है ना वो छोटे दल वाले। मैंने ये कहा कि जिन दलों के साथ, बड़े दलों के साथ पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा, उनके साथ नहीं है। अच्छा, एक नाम ले रहा हूं, उनके बारे में बताइए कि आप क्या समझते हैं। प्रशांत किशोर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कैसे व्यक्ति हैं? जिस तरीके से जो एक कोशिश वो कर रहे हैं, जिस तरह से समय बदला है और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल हो रही है, जिस तरीके से आज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उस तरह जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उन्होंने भूमिका अच्छी निभाई है कई जगह पर। आप चाहेंगे कि वो सारे विपक्ष को एक करने का जो काम हाथ में ले रखा है इसको आगे बढ़ाएं? नहीं, वो विपक्ष को एक कर रहे हैं, सवाल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तब बनती जब खर्चा ज्यादा होता है। समाजवादी पार्टी पे इतना खर्चा नहीं है जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सके। वो नीतीश और लालू को एक साथ ला चुके हैं एक बार पास्ट में, वो आपको राहुल गांधी को भी लेके आए थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने काम पर, और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है, आज बहस इस बात पे हो कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने अच्छा किया, सड़कें किसने अच्छी बनाई थी। सरकार बोल रही हम बना रहे हैं एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसका नाम बदल दिया इन्होंने। वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में हुई, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार में हुआ, टेंडर डॉक्यूमेंटेशन समाजवादी सरकार में हुआ। लेकिन सरकार जब बदल गई तो इन्होंने नाम बदल दिया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, और अभी भी उद्घाटन की तारीख न जाने कितनी बार बदल चुकी है। तो जैसे समाजवादी सरकार में 22 महीने में एक्सप्रेसवे बन गया था, ये 4.5 साल में एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए, और जिस क्वालिटी का बनना चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं बना, और उस क्वालिटी का नहीं बनाने का काम किया सरकार ने। आप पे भी तो इल्जाम लगता है कि मैं ये कह रहा हूं काम करके कहीं उसका क्रेडिट आपने लिया। आप कह रहे हैं कि आपके काम का क्रेडिट योगी जी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा पुरानी सरकार ऐसे ही कहती है। समाजवादी पार्टी ने कई ऐसी योजनाएं जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी किया। हम ये जानना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि किसी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास का शिलान्यास तो किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट जो इसका शिलान्यास कर करके उद्घाटन नहीं कर पाए। एक भी काम ऐसा नहीं है। मुझे सरकार बताए। अमेठी में हथियार बनने वाले AK 203 वो किस जमाने की फैक्ट्री थी? AK 203 वो किस जमाने की फैक्ट्री थी? किस जमाने का वो काम था? वो साइन हुआ, MOU बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में, मार्केटिंग करने में, ब्रांडिंग करने में, और लोगों के बीच में अफवाह फैलाने में नंबर 1। पर अखिलेश जी, वो भी मैं बताना चाहता हूं, अगर वो इतना ही खराब कर रहे हैं चीजों में तो वो क्यों चुनाव जीत रहे हैं? अभी स्थानीय स्तर के चुनाव भी जीत गए। अभी कोविड के बाद भी स्थानीय स्तर के चुनाव हुए, वो भी वो लोग जीत गए। लोकसभा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, उसके पंचायत के चुनाव, जनता ने उन्हें चुनाव में हराया। जब जनता का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन प्रशासन का साथ लेकर के, और इस तरह का काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जिस तरीके से लूट हुई है। 16 में मुझे याद है आपकी सरकार थी, तब भी ऐसे ही हुआ था।
तब सपा के लोग पे यही इल्जाम लगा था। अखिलेश जी आपको याद करिए, समाजवादी पार्टी को 5 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं समाजवादी है। पार्टी आप, क्योंकि आप पे आर्काइव में सब कुछ होगा, हाँ बिल्कुल है, आप वो हमने सब दिखाई कुछ दोनों दिखाइए। तस्वीरें। आज वो सब दिखाइए कि कहीं भी महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हों, महिलाओं की साड़ी छीन ली गई हो। आप ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के लिए आप बहनों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे आप? और केवल भारत ने नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने देखा। क्या ये मुंह छिपा पाएंगे इस बात को लेकर के कि गंगा में लाशें नहीं बह रही थी? और फिर किस चीज में नंबर 1 है ये लोग? शहीद फौजी भाइयों का हक मारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। क्या पुलवामा में न जाने क्या क्या कहा गया? हमारे जवान जो शहीद हुए, क्या उनको सम्मान मिल गया? उनके घर परिवार के लोगों के जो वादा किया था पूरा हो गया? क्या उनके दुख दूर हो गए? ये सरकार बताए। मिड डे मील में बच्चों को खाना देने की बजाय नमक रोटी खिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। इसका जवाब है सरकार के पास कोई? और जिस पत्रकार ने यह खबर चला दी, उस पत्रकार पे क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हो गई। मिड डे मील में हो रही धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है। बिना बिजली सप्लाई वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। क्या कर रही सरकार 4.5 साल से? फिर क्यों चुनाव जीत रहे हैं, मुझे बताइए ना। अब चुनाव नहीं जीतेंगे, अब बुरी तरह हारने जा रहे हैं। पर और इल्जाम सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। और मैंने पहले भी कहा कि 400 सीटें हो सकता है जीत जाए। जनता इतनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। क्या डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो, इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? आखिरकार जो मुनाफा हो रहा है इन कंपनियों का, वो मुनाफा कहां जा रहा है? कौन नहीं जानता? भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को मदद कर रही है, पूरी की पूरी बड़ी कंपनियों को बेच करके। ये केवल कंपनियां नहीं बेची जा रही हैं, ये आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उनकी साजिश है, षड्यंत्र है। और सूझबूझ के साथ और रणनीति के साथ कि अगर सरकारी कंपनियां जब बिक जाएंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप आज आरक्षण है कहां? प्राइवेट कंपनियों में तो आरक्षण है नहीं। आप रेल बेच रहे हैं, हाईवे बेच रहे हैं। हाईवे की कीमत क्या है? हाईवे की कीमत क्या और कितने में बेचा जा रहा है? रेलवे स्टेशन की रियल एस्टेट वैल्यू क्या है, कितने में बेचा जा रहा है? सब जमीनें रेलवे के बिक गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं। बीजेपी एक बड़ी सक्सेस के तौर पर अयोध्या राम मंदिर को कह रही है कि हम मंदिर बनवा दे रहे हैं, हमने जो वादा किया था वो मंदिर बनने जा रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने जाएंगे? मंदिर बनेगा तब? मंदिर तो अब बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। आप तो स्वागत कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आखिरकार देरी किस बात की है? देर क्यों लगी हुई है? देर क्यों कर रहे हैं? मंदिर बन रहा है, जो भी बनने का टाइम लगता है। क्यों कर रहे हैं? ये जानबूझ करके चुनाव माहौल कैसे बने उसके लिए धीरे 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 बना रहे, जिससे 3-4 चुनाव इसी पे लड़ ली जाए। और जहां तक दर्शन की बात है, आप जाएंगे ना? मैं व्यक्तिगत सब धर्मों को मानता हूं, सब भगवानों को मानता हूं। हम चंदा नहीं देंगे इनको, दर्शन तो करेंगे। नहीं, अभी सुनिए तो सही। आप तो सब बात जानते हो, फिर क्यों बता रहे हो? आप पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, मैं चंदा नहीं दूंगा इनको। ये चंदा मांग रहे थे। क्या हिंदू परंपराओं में चंदा मांगना है क्या? ये हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। किस हिंदू परंपरा में, किस वैदिक परंपरा में चंदा मांगना है, ये बताया हमें। हां, दक्षिणा देना है। हां, मैं दर्शन दूंगा और दब दक्षिणा दूंगा इनको। इसमें क्या खराब है? कब जा रहे हैं आप? जब मंदिर बन जाएगा जाएंगे। जब मंदिर बना दें, हम दक्षिणा देने जाएंगे, तभी दर्शन करेंगे और परिवार के साथ जाएंगे। आपका परिवार यहां मौजूद है आज। लेकिन लड़ना तो उनसे जिनके पास परिवार नहीं है। एक असदुद्दीन ओवैसी बोल के गए कि उनके लिए मस्जिद आज भी वही है। वो आज भी कहते हैं कि मस्जिद वही है, और वो मस्जिद को गिराकर शहीद कर बनाया गया। ये उनका शब्द है। देखिए, आप इसको मानते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बहस खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उससे बड़ा फैसला कोई, उसके बाद ये बहस खत्म हो गई। और देश के जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जो कानून पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, उन्होंने स्वीकार कर ली जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। आपने 403 में से 400 सीटें बोली, 3 कौन सी छोड़ दी हैं और किसके लिए? वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि 3 हम कौन सी नहीं जीत पाए। तो आपको कौन सी लग रहा है कि 3 आप नहीं जीत पाएंगे? अभी नहीं कहेंगे, लेकिन 400 जनता जिताएगी। 3 में जिता सकती 400 सीटें।
3 में बताइए ना। क्योंकि इतनी नाराजगी है सरकार के खिलाफ। आप इस सरकार से पूछिए कि बिजली का महंगा क्यों हुआ, आज गन्ने की बकाया क्यों है, महंगाई क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है। जब इनको लगा कि नौजवान नाराज है तो नौकरी के आंकड़े दे रहे हैं, और फिर नौजवान नाराज है तो कह रहे हैं हम आपको स्मार्टफोन देंगे। समाजवादी सरकार में जो योजना चल रही थी वो बंद कर दी गई। इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप में भेदभाव कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं बटा। लैपटॉप बटाओ तो बताइए कहां लैपटॉप बटाए। और स्मार्टफोन बांटेंगे, अरे जो लैपटॉप नहीं चला पा रहे हो मुख्यमंत्री, स्मार्टफोन क्या चलाएंगे, वो तो बटेगा नहीं स्मार्टफोन। तो जो मुख्यमंत्री खुद ना कर पाए वो किसी को ना करने थे। मुझे तो यही लगता है कि लैपटॉप क्यों नहीं बटा। उनके घोषणा पत्र में था कि हम लैपटॉप देंगे, क्यों नहीं बांटा इन्होंने। और आज स्मार्टफोन बांटना चाहते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आ गया इसलिए। और कितनों को बांट लेंगे ये। जब जरूरत थी कोविड में ऑनलाइन पढ़ाई की, सभी स्कूल कॉलेजेस बच्चों ने ऑनलाइन पढ़े, तो सोचिए क्या दुर्दशा हुई यूपी के बच्चों की। पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो गई, बर्बाद हो गई पढ़ाई, संस्था बिल्कुल खत्म हो गई। क्या मोबाइल पे पढ़ाई हुई होगी? आज भी ऑनलाइन पढ़ाई है, क्या मोबाइल पे पढ़ लेंगे बच्चे? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आज स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बर्बाद हो गई, लोगों को इलाज नहीं मिला। हो सकता है चर्चा न करें, लेकिन वो तस्वीरें कोई नहीं भूलेगा कि जहां पर लाशें जली हों, और जो टीन शेड होती थी, टीन शेड जल गई, सोचिए आप। और जब लोगों ने जाना कि इतनी लाशें जल रही, तो सरकार क्या कर रही है? आंकड़े नहीं बता रही, उसको छिपा रही है अपनी टीन शेड लगा करके। यह सरकार का काम है। सरकार लकड़ी देती, उपलब्ध कराती, लकड़ी नहीं दे पाए, लाशें नहीं जल पाई, हिंदू परंपरा के तहत नहीं जल पाई, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगा दी। और लाशें कहां गंगा में बह रही थी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो लोगों ने तस्वीरें देखी हैं कि सिलेंडर का अपने आप इंतजाम किया, दवाइयों का अपने पास इंतजाम हुआ, जो मामूली दवाइयां थी कम पैसे की, कितनी महंगी खरीदनी पड़ी लोगों को। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। पर अखिलेश जी, आप भी तो घर में ही बैठे हुए थे, आप भी कहां मदद कर रहे थे? ये बहुत बड़ा इल्जाम आप पे हर जगह लगा। मदद कर सकता था। अखिलेश जी तो दिखते ही नहीं है। आपके कार्यकर्ता जरूर दिखे कुछ जगहों पर आप खुद नहीं दिखे। समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मदद कर सकते थे मदद की है, और लगातार मदद करते रहे। और जहां मैं मदद कर सकता था मैंने भी वहां मदद की है। आपने टीका लगवाया, सबसे बड़ी मदद तो वही है। वैक्सीन, मैं कह रहा हूं कि सरकार सबको लगाए। मास्क आप लगाते, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप मास्क लगा के आए। टीका क्यों नहीं लगवाते हैं? सरकार सबको लगाए, गरीबों को लगाए, मजदूरों को लगाए। ये ऑनलाइन वाला चक्कर खत्म करें, मजदूरों के गांव में जाएं, किसानों के गांव में जाएं, गांव-गांव में कैंप लगाएं, वहां पर दें। क्यों नहीं लगाते हैं? किसने रोका इनको टीका ना लगाने से? किसने रोका है? मैं आपसे आपकी सवाल करता हूं, आप कहीं और चले जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आप क्यों नहीं लगवा रहे हैं? मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा। किस बात का डर है? मैं अगर कोवैक्सीन मत लगवाइए, विदेश जाना है अगर आपको, तो आप तो विदेश जाते रहते हैं, कोविशील्ड लगवा लीजिए, उसमें तो विदेश अलाउड है। इस बहस में आप इसलिए मत पड़िए क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सी वैक्सीन लगाई है। कोवैक्सीन लगवाई उन्होंने, तो जो दिखाया। तो विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कोवैक्सीन को परमिशन नहीं है WHO की, इसीलिए मैंने भी लगवाई है। मैं भी नहीं। तो आप खुद बताइए, आप इस बात को जानते होंगे कि कितने देशों में आप नहीं जा सकते। आप हमको नहीं जाना, हमको हमारा देश प्यारा है, हमको नोएडा अच्छा लगता है, हमको लखनऊ अच्छा लगता है, हमको विदेश जाने का बहुत शौक नहीं है। अच्छा किया आपने जो कोवैक्सीन लगवा ली, बहुत अच्छा किया। आप कब लगवा रहे हैं? अपने बारे में बताइए ना, मेरे बारे में सब सुन लिया। मेरे बारे में आखिरी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हूंगा जब सब गरीबों को लग जाएगी वैक्सीन, उसके बाद मैं भी खड़ा हो जाऊंगा लाइन में कि हमें भी वैक्सीन लगा दो। पहले गरीबों को तो लगाइए। आप किसी विदेशी वैक्सीन का वेट तो नहीं कर रहे ना? मैं किसी वैक्सीन का आ गया है, फाइजर आने वाला है, जॉनसन आने वाला है। मैं देखिए, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कौन सी वैक्सीन आए कौन सी नहीं आए। इस बहस में इसलिए मत पड़िए क्योंकि इस बहस में आप लोग नहीं जीत सकते। मैं जीतना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो जानना चाहता हूं अखिलेश यादव से, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से, कि वो कब वैक्सीन लगवाएंगे। एक मैसेज जाएगा ना पॉजिटिव, इतनी सी बात है। देसी और विदेशी बहस में इसलिए मत पड़िए कि आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि बिना विदेशी चीजों के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बताइए, सबसे बड़ा स्वदेशी नारा किसका था? क्या भारतीय जनता पार्टी का स्वदेशी नारा नहीं था? स्वदेशी नारा उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन भारत में जीएसटी लग गई। जीएसटी उद्योगपतियों को, बड़े कारोबारियों को मदद करने के लिए जीएसटी लागू हुई। क्या हमारा छोटा कारोबारी को मदद हुई? क्या ठेले वालों को मदद हुई जीएसटी से? क्या कारोबार संपन्न हो गए सब? इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट तभी छोड़ दिया जिस समय इन्होंने दुनिया के दूसरे लोगों के लिए बाजार खोल दिया। आज ये बताइए, चीन से सबसे ज्यादा कौन इंपोर्ट कर रहा है?
कौन लोग हैं जो भारत में सामान ला रहे हैं चीन से? क्या आप दुनिया में जो कारोबार कर रहे हैं आप मना कर देंगे कारोबार नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए ये बहस में मत पड़िए कि ये विदेशी वैक्सीन है कि देसी वैक्सीन है। वैक्सीन लगनी चाहिए देश के लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक आखिरी मुद्दा और उसके बाद फिर इस चर्चा को समाप्त करूंगा। मैं जानता हूं कि आपके पास भी समय की कमी है। इस चीज को हम सब जरूर जानना चाहते हैं अखिलेश यादव जी कि आज की तारीख में आप मायावती जी को कैसे आंकते हैं? दुश्मन नंबर 1 या दुश्मन नंबर 2? मायावती जी प्रदेश की बड़ी नेता हैं, लेकिन उनका रास्ता गलत है। वो भी तो सत्ता में आना चाहती हैं, आप अच्छी भी बात जाना है, चाहते हैं। सत्ता में आना चाहिए, अच्छी बात तो है। सत्ता रास्ता कैसे गलत? कोशिश करनी चाहिए उनको, ऐसी बात नहीं वो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, तो रास्ता कैसे सवाल गलत वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। देश को एक उम्मीद जागी थी उत्तर प्रदेश के गठबंधन को लेकर के। वो देश का सबसे बड़ा गठबंधन था 19 में जो किया था आपने, उससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। उस कोशिश को खत्म किया उस पार्टी ने, मायावती जी ने खत्म किया। अब जो भी उनका फैसला रहा हो। क्या हुआ उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, बता दीजिए ना। नहीं उसमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। कब पता लगेगा? अब केवल देश आगे की आवाम जानना चाहती है। केवल आगे का मैं देख रहा हूं। साथ अचानक आ गए, दूर दूर अचानक हो गए, क्यों हुआ ये सब? मैं आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी मैं फिक्र कर रहा हूं और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है वो देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। सेमीफाइनल है 24 के पहले का, 22 का देश का भविष्य का चुनाव है। और कई मौकों पर मैंने कहा कि आखिरी चुनाव होगा संविधान बचाने का भी ये चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीत हार आने वाले समय में जो होना है उसको तय करेगा। अखिलेश यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला, जुड़े। जोरदार तालियां अखिलेश यादव जी के लिए। आपके साथ बात करके हमेशा आनंद आता। थैंक यू सो मच। वैक्सीन लगवाइएगा तो फोटो जरूर ट्वीट कर दीजिएगा एक बार। आखिरी जब होगा मैं तस्वीर नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा कि लाइव करिए कि मेरी वैक्सीन हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।